नमस्कार। भगवान दास ऋषि कुल योगपीठ से सह परिवार आपका स्वागत करते हैं और आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके चरणों में हाजिरी लगाते हैं। कमर गर्दन सीधा करें, दोनों हाथ जोड़ें, आंखें कोमलता के साथ बंद करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। धीरे से अपने हथेलियों को चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज का सत्र 1 अगस्त 2021 में आपका हार्दिक धन्यवाद। जो श्रोता लोग हमारे सत्र के साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक धन्यवाद। और मैं अब हमारा अध्यक्ष डॉक्टर शुक्ला जी से कहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहिबा से स्वागत करें और उनका धन्यवाद दें। जी डॉक्टर भगवान दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 अगस्त 2021 यानी कि दूसरे महीने का आज प्रथम दिन और वेबिनार 365 दिवसीय जो लगातार आयोजित किया जा रहा है ऋषि योगपीठ की तरफ से, उसमें आज 32वां महासत्र है। क्योंकि जुलाई का महीना 31 दिन का था, तो आज 32वां महासत्र। और आज के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता डॉक्टर पूजा नागपाल, श्री गंगानगर राजस्थान से। और आज का महासत्र बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि योगिनी योगाचार्य आज जो योग विशेषज्ञ हैं अपने आप में, और इतना संपूर्ण तो नहीं कर सकते मगर काफी हद तक बहुत अच्छा अनुभव रखने वाली योग में, उनके द्वारा आज जो विषय है वो माइग्रेन का यौगिक उपचार कैसे किया जाए, उस पर आज जो है बहुत अच्छा सेशन होना है। और मैं आज के जुड़े हुए श्रोतागण व दर्शकों का भी स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। वो लगातार समय देते हैं, लगातार हमारे ऋषि योगपीठ की रोज के सत्र के विशिष्ट जानकारियों को ग्रहण करते हैं। क्योंकि दर्शक और श्रोतागण अगर नहीं होंगे तो हमारा कार्यक्रम संचालन करना बेकार है, व्यर्थ है। तो कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति भी बहुत अनिवार्य है, और हमारे साथ जो वक्ता जो है उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो आज सभी श्रोतागण व दर्शक आज के सत्र का लाभ लेंगे, और ज्यादा समय न लेते हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अनुपम जी आए और मैम का स्वागत करें, अभिनंदन करें और कार्यक्रम को संचालन करने के लिए आगे करें। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम मैडम। हमारा नाम अनुपम कुमार, ऋषि योगपीठ बिहार कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आज पूजा नागपाल मैडम का स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार में। मैडम श्री गंगानगर राजस्थान से आ चुकी है लाइव। मैडम आपका स्वागत है। सबको ओम, सबको प्रणाम। आज मैं ऋषि कुल योगपीठ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, और स्पेशली उसमें से अनुपम जी को, क्योंकि उन्होंने ही व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से मेरा और अपना संपर्क करवाया, और मुझे आज ये
प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप तक पहुंचकर भी जन जन तक योग का प्रचार कर सकूं, क्योंकि मेरे लाइफ का माध्यम भी यही है कि मैं जब तक जीऊंगी तब तक योग के साथ जी, और योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा, तो मैं उनके साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। तो इस प्रयत्न के साथ आप सब लोग जुड़े, तो आप सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का अभिनंदन मैं अपने छोटे से इन शब्दों में नहीं कर सकती हूँ, पर जितना करना चाहती हूँ उसके लिए एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो ये एक प्लेटफॉर्म है, जो आप लोगों ने कार्यभार ये शुरू किया है और उसमें हम लोगों को भी भागीदारी देने का अवसर दिया है, तो इसके लिए आप सम्मान के अधिकारी हैं। तो ये शब्द जो है ये तुच्छ हैं आप लोगों के कार्यभार के सामने। तो आगे का जो हमारा कार्यक्रम है उसे बिना व्यर्थ किए अपना समय हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने माइग्रेन को चुना है। माइग्रेन जो है ये एक ऐसा रोग है जो आज हर घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 3 में से आपको इस तरह की प्रॉब्लम को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज भी है। एक्चुअल में हर इंसान को आज के समय में सहन शक्ति कम हो गई है, हर चीज को वो माइंड पर लेता है, सोच विचार ज्यादा करता है, जिसके कारण ये एक लाइफस्टाइल डिजीज भी बना है। माइग्रेन जो है ये आज एक इतना जटिल विकार बन चुका है कि जिसके कारण लोगों को माइंड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसीलिए इसे आधा शीश भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जो रोगी है उसे आधे सिर में दर्द होता है, या वो पीड़ा जो है वो आधे सिर में होती है, चाहे वो राइट में हो, लेफ्ट में हो या सेंटर में हो, लेकिन उसमें आपका आधा सिर ही पकड़ में आता है। इसलिए अक्सर जो है इसे अधकपारी भी कहते हैं। कपार हम अपने हेड को कहते हैं, अपने सिर को कहते हैं, तो इसलिए इसे अधकपारी भी कहा जाता है। और देखा जाए तो ये अक्सर उन लोगों में भी देखने को मिलता है जिन लोगों के माइंड में, वेन्स में ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज भी बन चुका है, क्योंकि लोग जो हैं फैशन में उतर चुके हैं। जैसा कि हमारे पुराने बुजुर्ग थे, अक्सर वो ऑयलिंग, जिसे कि आज के समय में हम पंचकर्मा की थेरेपी भी कहते करते थे, लेकिन आज वो चीजें नहीं है। आज सिर्फ वो एक आयुर्वेद की थेरेपी बन चुकी है। आयुर्वेद की थेरेपी के रूप में तो लोग इसे ले लेते हैं, लेकिन अपने घर पर रहकर वो अपने हेड ऑयलिंग नहीं करते, इसलिए वो एक लाइफस्टाइल डिजीज के रूप में भी कन्वर्ट हो गया। क्योंकि कोई भी मशीन है, आपको उसे चलाने के लिए हमेशा ऑयल देना जरूरी है। आप अपने घर में कोई भी सिलाई मशीन है या कपड़े धोने की मशीन है, उनका भी यूज करते हैं, तो उनको भी आपको ग्रीस करवाना पड़ेगा। तो ये जो शरीर है हमारा, ये भी तो एक मशीन ही है। और अगर आप इस शरीर को, इस मशीन को इसकी ऊर्जा से नहीं भरते हैं, तो अक्सर आपको इसमें विकृतियां देखने को मिलती हैं। तो इस ऐसी ही विकृतियों में से एक विकृति रहती है माइग्रेन की। सेकंड, इसका जो रीजन रहता है वो है कि माइंड की तरफ जब हमारे ब्लड का फ्लो कम रहता है, तो अक्सर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किन लोगों में ये प्रॉब्लम और किस तरह से इसके लक्षणों को हम जानेंगे कि कैसे पता चलता है कि रोगी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस बात पर भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। माइग्रेन का जो रोगी है, सबसे पहले तो उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम में, यानी कि हेडेक की प्रॉब्लम में, सिर दर्द की प्रॉब्लम में, अक्सर सिर दर्द काफी दिनों तक चलता है। जैसा कि इस चपेट में मैं भी आ चुकी हूँ, तभी मैं इस फील्ड में आई, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे रोग थे और अपने अनुभव से ही हर चीज को बताने की कोशिश भी करती हूँ। तो इस दौरान रोगी को नींद का कम आना, धूप में न जा पाना,
अक्सर ऐसा रोगी जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो जब धूप में जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके माइंड की जो वेव्स हैं इस समय वीक रहती हैं, वो धूप को, रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे रोगियों में देखी जाती है ये प्रॉब्लम, और डॉक्टर्स इसी तरह से जानकारी लेते हैं कि इस पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। समय पर न खाना, समय पर न उठना, ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो कि इन रोगियों में देखने को मिलता है। एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन के कारण भी अक्सर ये रोग देखा जाता है। जैसे कि आप सर्दी से जब गर्मी में जाते हैं, गर्मी से जब सर्दी में आते हैं, तो इस तरह के रोगी को एटमॉस्फेयर जो है एकदम से सूट नहीं करता है। तो इस तरह के जो कई लक्षण हैं वो इसमें देखे जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आहार विहार है वो अपना संतुलित होना चाहिए। माइग्रेन के पेशेंट्स को अक्सर ये कहा जाता है कि उनका जो आहार विहार है सबसे ज्यादा उनको उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में अगर पेशेंट भूखा भी रहता है तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ज्यादा देखने को मिलती है उसको। गीता के दूसरे अध्याय में आहार विहार के बारे में चर्चा की गई है। वहां कहा भी गया है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य युक्त भवति दुखम, कि आपका आहार अगर सही होगा, नियंत्रित होगा और बैलेंस में होगा तो आपको इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं निजात मिलती है। तो इसलिए अपने आहार को भी इसमें बैलेंस कीजिए, अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। सबसे जो इसमें बड़ी बात की गई है वो कही गई है, एक आम इंसान के लिए भी मैं ये बात कहूंगी कि मिताहार पे जोर दें। मिताहार के अंतर्गत हम जो भोजन लेते हैं, हम एक अपनी डाइट में 100% फूड का उसमें इनटेक करवाते हैं, जबकि ये सही नहीं है। हमें हमेशा अपने शरीर के अंदर 50% फूड के लिए स्थान रखना चाहिए। अपनी आहार नाल को 50% ही आपको भरना चाहिए। उसमें से जो 50% रह जाता है, 25% जो है वो हवा के लिए स्थान रखें और 25% जो है वो पानी के लिए स्थान रखें। अगर आप अपना जो खाना खा रहे हैं उसे आप पचाने की क्रिया नहीं दे रही हैं, उसे आप रहने के लिए स्थान नहीं दे रहे हैं, तो भी यह आपके शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। किस तरह से? आप कोई भी वस्तु है उसे किसी भी बर्तन के अंदर रखते हैं, दबा दबा कर रखते हैं, उसमें वायु का स्थान नहीं रहने देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो वस्तु है उसमें फंगस लगने लगती है। तो इसी तरह से जब आप अपने आहार नाल में भी अपने आहार को दबा देते हैं तो उसे हवा के लिए, पानी के लिए स्थान नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं वो आपके शरीर को ही खराब करता है। अक्सर ओबेसिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को देखने को मिलती है जिनका आहार जो है वो मिताहार नहीं होता। तो इसीलिए मिताहार पर जोर दिया गया है कि मिताहार का प्रयोग हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वो माइग्रेन पेशेंट है या आम इंसान, तो उसे अपनी डाइट पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे कि यौगिक रूप से हम माइग्रेन का इलाज किस तरह से कर सकते हैं। यौगिक रूप से अगर हम कहें कि किन आसनों का, किन प्राणायामों का, किन षट कर्मों का हम प्रयोग करें जिससे कि हमारा ये रोग है वो खत्म हो जाए या हमें उससे निजात मिले, तो ऐसे आसन जिनमें हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे दिमाग की तरफ जाता है या हमारे सिर की तरफ जाता है, ऐसे आसनों का हमें अभ्यास करना चाहिए। आज हमारा ये थ्योरी का है सेशन, तो इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। कभी मौका मिला तो हम आपको इसमें प्रैक्टिकली भी करके बताएंगे कि ये कौन कौन से ऐसा आसन है जिनसे हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो माइंड की तरफ जाता है। तो मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ
ऐसे आसन कौन कौन से हैं, अगर आप लोग करना चाहें तो आप किसी योगी के इंस्ट्रक्शन में या किसी भी अच्छे टीचर के निरीक्षण में कर भी सकते हैं इसे। जैसे कि त्रिकोण आसन है। त्रिकोण आसन में हम क्या करते हैं कि दोनों पाँव में गैप लाकर हम अपने राइट हैंड को राइट पाँव से स्पर्श करवाते हैं। इसमें हमारी जो अपर बॉडी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ लिफ्ट करती है। जब हमारी अपर बॉडी नीचे की तरफ लिफ्ट करेगी तो उसमें ब्लड का फ्लो जो है वो सिर की तरफ जाता है। तो इस दौरान हमारा जो ब्लड है पूरी तरह से हमारे माइंड पर वर्क करता है, क्रियात्मक हो जाता है। तो इस तरह के आसनों का हमें अभ्यास करना चाहिए। इसमें आप पाद हस्त आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं, पर्वत आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले ये 3 आसन जो हैं वो मेरी लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन हैं, क्योंकि ये 3 आसन हर इंसान कर सकता है। अगर वो बुजुर्ग है तो भी वो अपने आप को थोड़ा बैलेंस करते हुए इन आसनों का अभ्यास कर सकता है। बात करें अगर बैठकर किए जाने वाले आसनों की, तो इसमें जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, इसमें हम भू नमन आसन, लेटकर हम इसमें मत्स्य आसन का अभ्यास, हलासन का, शीर्षासन का। बच्चों को शीर्षासन का अभ्यास अगर हम करवाते हैं तो उनको हेडेक की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। इसी से रिलेटेड अगर हम शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, ये सब आसन का अभ्यास किसी भी एज वाले बच्चे को, बूढ़े को, बड़े को करवाते हैं तो उनको ना तो कभी भी हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी जैसे कि माइग्रेन है, डिप्रेशन है, और दूसरी बात कि उनकी आईज पर भी इससे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। जिन लोगों की आईसाइट वीक है, 3 नंबर तक के चश्मों को मैंने इन्हीं आसनों के द्वारा और कुछ बैलेंस डाइट के द्वारा बच्चों से उतरवा दिया है, अलग कर दिया है। बड़ों के भी काफी लोगों के उतरवाए हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है अपना रूटीन बनाना पड़ता है। ये नहीं कि आपने 4 दिन किया, 5 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से कुछ आसनों का हम अभ्यास कर सकते हैं। षटक्रम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें जल नेति, सूत्र नेति का अभ्यास करते हैं। वो भी किसी के निरीक्षण में ही करेंगे, अपने आप से कभी नहीं करना है आपको उसे। अगर आप सीखे हुए हैं या आप अगर बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो आप कीजिए, अदरवाइज किसी योगा इंस्ट्रक्टर के निरीक्षण में ही इसका अभ्यास करेंगे। इसमें अगर मैं अपने अनुभव से आपको एक बताऊं तो इसमें कपाल रंध्र धोती, जो हमारी धोती यानी कि हमारी क्लींजिंग, हमारी आउटर क्लींजिंग होती है, इसी तरह से हम इंटरनल भी करते हैं। तो इंटरनल में तो नेति और नेति आ जाती है, जल नेति और सूत्र नेति। तो अगर हम आउटर अपने पार्ट से करते हैं तो हम इसमें कपाल रंध्र धोती का भी उपयोग कर सकते हैं। कपाल रंध्र धोती किस तरह से करेंगे, अपने हाथ को इस तरह से कटोरी की शेप देंगे। यहाँ हम थोड़ा सा पानी यानी कि 1 से 2 घूंट जितना पानी लेते हैं और अपने सहस्त्रार्थ पर उस पानी को रख कर यहाँ पर हम थपकी देने की कोशिश करते हैं। और इस धोती को, कपाल रंध्र धोती का जो प्रयोग है, अगर बीपी से रिलेटेड और लोग करते हैं या पेशेंट करते हैं तो उनको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप इस क्रिया को स्पेशली नहीं करना चाहते हैं, आप स्नान के समय भी इसे कर सकते हैं। जब आप स्नान करने गए हैं तो पहले अपने शरीर को भिगोएं। इसमें शरीर को भिगोने की क्रिया भी जो है इसमें अक्सर लोग गलत रूप से करते हैं, इसीलिए उनको हार्ट डिजीज भी रहते हैं। क्योंकि लोग आज का जो लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है उसमें ये भी है कि नहाने के लिए जाते हैं और सीधा शावर चलाया और उसके नीचे खड़े हो गए। आपकी बॉडी गर्म होती है, आप एकदम से अपने हेड पर जब भी पानी डालते हैं तो उसका आपकी बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमेशा स्नान के समय सबसे पहले अपने पाँव को भिगोएं, फिर धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी तक उसे लेकर आए, और उसके बाद में आप लास्ट में अगर कपाल रंध्र धोती करते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। ना केवल इसमें स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम कम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम कम होती है, बल्कि इससे आपका हार्ट भी क्योर होता है। तो इस तरह से षटक्रम के अंतर्गत आपको कपाल रंध्र धोती और नेति का यूज करना चाहिए।
अगर हम बात करते हैं ध्यान की, जिन लोगों का ध्यान नहीं लग पाता है, अपने इष्ट में, गुरु में, परमात्मा में, पूज्य में, किसी में भी नहीं लग पाता है, किसी कार्य में भी नहीं कर पाता है, तो उनको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होती हैं। आपका स्ट्रेस लेवल जैसे ही कम होता है तो आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से बाहर आ जाती हैं। तो उसी में माइग्रेन भी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे स्ट्रेस की वजह से भी होती है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन जरूर करें। प्रेक्षा मेडिटेशन का अभ्यास अगर आप नित्य प्रति करते हैं, प्रेक्षा मेडिटेशन के अंतर्गत आपको अपने आप को देखने की क्रियात्मक क्रिया करवाई जाती है। अपने शरीर के एक एक अंग को आप बंद आंखों से देखते हैं और अपने शरीर की सुरक्षा, अपने आप की मेडिसिन आप खुद से बनाते हैं। तो अपनी ही ऊर्जा से, ध्यान के द्वारा आप अपनी मेडिसिन बना सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद के अनुसार हमें किन किन मेडिसिन का यूज करना चाहिए, किस तरह से हमें उपचार करना चाहिए, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग फैशन के तौर पर अपनी मशीन को ऊर्जा नहीं देते हैं। तो उसी में बात करूंगी कि आपको ऑयलिंग थेरेपी जरूर करनी चाहिए। आप षटक्रम करवाने किसी अच्छी जगह पर नहीं जा पाते हैं तो आप घर पर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 वीक के अंदर 3 to 4 टाइम भी अगर ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग में आपको ये नहीं कहूंगी तो ऑयल को अपने सिर पर गिरा दीजिए, आप हेड मसाज कीजिए अपने सहस्त्रार यानी कि अपने कपाल की, तो इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। आप अगर अपनी पुरानी बुजुर्गों की प्रक्रियाओं को वापस लौटकर बुलाते हैं तो आपको इससे बहुत ही आनंद मिलता है। जैसे कि हमारे पुराने बुजुर्ग जो है वो अक्सर ऑयल का यूज अपनी बॉडी पर भी करते थे, अपने नेवल में, अपने नोज में। हमारी जो दादी थी वो अक्सर जो है नाक में घी का यूज करती, तो उनको कभी भी हमने बीमार नहीं देखा था, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे दादाजी, हमारी दादी 99 ईयर्स ओल्ड थे बट बिना स्टिक के चलते थे, क्योंकि उन लोगों का आहार विहार भी बहुत अच्छा था इस दौरान। और इस दौरान वो लोग इस तरह की क्रियात्मक क्रियाएं भी बहुत किया करते थे। तो उन्हीं से मैंने आज ये चीज सीखी है उनके जाने के बाद, लेकिन इसीलिए लोगों तक भी इन चीजों को पहुंचाकर उन्हें अपना उपचार जो है खुद करने के लिए बताती हूँ। तो नाक में आप देसी घी का, गाय का घी जो है इसमें प्रयोग करें। आप इसमें अगर कोई पर्सन ऐसा है जो गाय का घी, देसी घी जो है अफोर्ड नहीं करता है, तो वो सरसों का तेल भी अगर यूज करता है तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसमें बादाम रोगन का भी यूज कर सकते हैं। सुबह शाम अगर माइग्रेन पेशेंट 4 से 5 बूंद सुबह, 4 से 5 बूंद शाम को अपने नाक में डालता है घी की, तो इससे उसकी जो ड्राई वेन्स हैं, माइंड की जो उनकी ड्राई वेन्स हैं, वो जो उनमें एक क्रिया होने लगती है, अक्सर उनकी वो ड्राइनेस खत्म होने लगती है। तो जब उनकी वो ड्राइनेस खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उनको अपने अर्धशीष नामक इस रोग से निजात मिल जाती है। और इसी तरह अगर हम नेचुरली बात करें कि आप होम इंग्रेडिएंट्स में किस तरह की मेडिसिन बनाना चाहेंगे, तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताऊंगी कि अगर आप सर्दियों के दिनों में, अगर किसी को सर्दी की वजह से सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो देसी घी से बनी जलेबियों को गाय के शुद्ध दूध में अगर वो पकाकर खाते हैं तो इससे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वो रिलैक्स फील करते हैं, उनकी जो वेन्स हैं इससे एक्टिव हो जाती हैं और उनकी जो माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें आप लोग सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि करने पर ज्यादा अनुभव करेंगे तो आपको जरूर इसमें रिलीफ मिलेगा। और मैं इन चीजों को इसीलिए बताती हूँ
क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आपके घरों से ही निकल कर आ रही हैं। आपको इसके लिए स्पेशली कुछ भी बाहर जाने की या कुछ बहुत ज्यादा पैसा खर्चने की भी जरूरत नहीं है। ये सब ऐसे उपचार हैं जिनका उपयोग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जिनको गुस्सा आता है इस प्रॉब्लम में, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि इस दौरान सिर में बहुत ज्यादा जब दर्द होता है तो रोगी अपने आप में नहीं रह पाता है, वो आवेश में भी आ जाता है। तो उनके लिए मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार आपको चंदन पाउडर का यूज करना चाहिए। अगर चंदन पाउडर का यूज आप माथे पर लेप करते हैं और नित्य प्रति करते हैं तो कुछ दिनों में ही आपकी जो वेन्स हैं जो ड्राई हो गई हैं, गर्मी जिनमें बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई है, तो जैसा कि चंदन ठंडा होता है तो वो अपनी आप अपनी उस चीज के अनुभव से उस रोगी की वेन्स को क्रियात्मक करने लगता है, उसकी गर्मी को ठंडा करने लगता है। तो इस तरह से आप चंदन पाउडर का यूज करके भी रोगी में उस बीमारी के दौरान कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को वात और पित्त की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसे हरड़ और सौंफ का पाउडर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ अगर वो लेता है तो उनका वात और पित्त से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि इस प्रॉब्लम के दौरान वात और पित्त भी कई लोगों में ज्यादा बनने लगती है। और जिन लोगों को इस प्रॉब्लम में कफ ज्यादा बनता है उनको त्रिफला और शहद का प्रयोग इसमें करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है आपको इजीली मिल जाती हैं और आप इनसे अपना उपचार कर भी सकते हैं। और योग भी अब घर घर फैला हुआ है और इसके लिए हर कोई तैयार है अब योग करने के लिए। क्योंकि हमारे स्वामी जी ने, स्वामी बाबा रामदेव जी ने योग को अब बच्चे बच्चे तक घर घर तक पहुंचा दिया है। तो योग भी जरूर करें और अपनी इस प्रॉब्लम को जितना हो सके निजात दिलवाने की कोशिश करें। तो ये सब उपचार थे आज मेरी तरफ से जो लोगों तक पहुंचाए जाने थे, जिनको ऋषि कुल योग पीठ के द्वारा आज मुझे ये अवसर दिया गया और मैंने अपनी बात को यहाँ पर रखा। बहुत बहुत अभिनंदन एक बार फिर से। जी, बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया आज इस आयोजन के इस महासत्र में। और लगातार हम तो एक यज्ञशाला कह लीजिए इसको, क्योंकि जब प्रतिदिन एक निश्चित समय पर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और नए नए वक्ता और प्रवक्ता के साथ नई नई विशेष जानकारियां जो लोगों ने नहीं सुनी होती हैं उनको हमें प्रसारित करके उनको लाभ पहुंचाना होता है। तो ये प्रक्रिया लगातार हम कर रहे हैं और इसके लिए हम आपसे पुनः अनुरोध भी करेंगे कि हम आपके सेशन अगर प्रतिमाह में एक सेशन मिल जाएगा तो हमारे इस यज्ञ महायज्ञ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और लोगों तक बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ उनके रोग या बीमारियों को हम लोग उपचारित भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पुण्य का काम है समाज के लिए और साथ ही इस तरीके से हम लोगों को करने में भी कुछ कहते हैं ना कि कोई काम करने में अगर आनंद आता है तो वो भी एक परम सुख है। तो वो सुख हम लोग अगर मिल करके प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों ना इस यज्ञ और महायज्ञ को लगातार जारी रखना चाहिए। और हमारी टीम इसके लिए लगातार प्रयासरत रहती है, जैसे कि अनुपम जी हैं हमारी संस्था को हर तरीके से वेबिनार आयोजन को पूरे सहयोग से जो है संचालित करा रहे हैं। लगातार वो दिन प्रतिदिन रोज नई अपडेट, नया वक्ता कौन आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, मतलब पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हम लोग इसको संचालित करने में सक्षम हैं और लगातार करते। मतलब अभी हमारा ये जो 365 दिवसीय वेबिनार यानी 365 दिन के लिए है, इसके ठीक पहले यानी जून के महीने में 1 जून से 30 जून तक हमने
एक 30 दिन का पहले रखा था, एक ट्रायल समझ लीजिए उसको। तो 30 दिन का जब हमने सफल कर लिया तो एक हिम्मत बन गई कि अब हम और बहुत सारा भी कर सकते हैं। तो इसकी भी हम लोगों ने एक संरचना बना दी और आज जो है हम 32वें महासत्र को समापन की ओर हैं और कार्यक्रम हमारा लगातार। सर 2 मिनट का मुझे और समय चाहिए। एक्चुअल में क्या है, जितना अनुपम जी ने मेरे बारे में आपको बताया है वो सिर्फ मेरी डिग्रीज के बारे में बताया है। जी जी जी। एक्चुअली में मैं अपनी आज लोगों के साथ अपनी योग यात्रा को भी साझा करना चाहती हूँ ताकि बिल्कुल लोग करिए। इससे मोटिवेट हों, सिर्फ उनको मोटिवेशन देने के लिए कि योग में हर इंसान अपनी मर्जी से भी नहीं आ सकता है, कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम से उसको ये रास्ता दिखाती है। तो उन्हीं में से मैं हूँ कि जिससे बहुत सारी बीमारियों ने ही योग के द्वार पर लाकर खड़ा किया। तो मैं अपनी उस योग यात्रा के बारे में बताना चाहूंगी कि मैं पूजा नागपाल आज महिला पतंजलि योग समिति हरिद्वार के तत्वाधान में राजस्थान श्री गंगानगर में संवाद प्रभारी हूँ। लेकिन इस संवाद प्रभारी की पद के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि हर इंसान जैसे कि योग में खुद से नहीं आता, तो मैं भी नहीं आई। एक्चुअल में मेरी बहुत छोटी एज थी, 24-25 की मेरी एज थी जब मुझे बहुत सारी बीमारियां हुई। इन बीमारियों में सबसे पहले जो मुझे बीमारी हुई वो नेचुरली सर्वाइकल और माइग्रेन था। तो उस समय जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई तो एज ए पैरालिटिक अटैक था मुझे, जिसमें मेरी नेक ने मूवमेंट करनी बंद कर दी थी, एक हाथ और एक पांव भी उसमें चलना बंद हो गया था। तो वहां से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी साथ में मिली। जैसे कहते हैं ना कि ये सब रिश्तेदार ही होते हैं, तो वैसे ही इनकी रिश्तेदारियां आगे लंबी खिंचती गई कि सर्वाइकल से माइग्रेन, माइग्रेन से डिप्रेशन। वहां से जयपुर में ट्रीटमेंट चला तो वहां की मेडिसिन सूट ना करने की वजह से एक भाई और उनका आ गया जिसे कि हम अल्सर की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इस तरह से अल्सर और वॉमिटिंग में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, और शायद मुझे देखकर आप लोगों को लगे या ना लगे वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि मुझे फेस पर अक्सर पैरालिटिक अटैक्स भी आते थे। और अभी 1 महीने पहले ही मेरा एक साइड पूरा बर्न हो चुका था। किसी रीजन से मैं आग की चपेट में आ गई थी। तो देखिए योग का ही ये बेनिफिट है कि आप किस तरह से क्लीनिंग करते हैं अपनी भी। अगर आप एक सही योगी हैं और सही योग के निरीक्षण में रहते हैं तो किस तरह से आप अपनी जो है शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आज मुझे योग के इस मंच पर आए हुए 14 से 15 साल हो चुके हैं। तो इस दौरान मैं इस 14 से 15 साल के दौरान अपने आप को भी स्वस्थ कर पाई हूँ और औरों को भी मैंने स्वस्थ किया है। हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी के निरीक्षण में रहकर वहां मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ और वहीं से योग की सारी शिक्षा ली। यहाँ गंगानगर में भी हमारी जो मैम है जिन्हें मैं गुरु माँ के नाम से हमेशा जानती हूँ, तो उन्हीं के निरीक्षण में रहकर मैंने योग की आगे की यात्रा को भी शुरू किया। तो मैं हमेशा लोगों से यही अपेक्षा करती हूँ, उनसे हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि आप एलोपैथिक से ज्यादा आयुर्वेद में अपना कदम रखिए, क्योंकि एलोपैथिक का रिजल्ट आपको हमेशा एक के साथ एक बीमारी फ्री के रूप में मिलता है। लेकिन अगर ऑपोजिटिवली देखें तो आयुर्वेद में अगर आप जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है जड़ से खत्म होती है, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट धीरे मिलेंगे, रिजल्ट जो है आपको लेट मिलेंगे, लेकिन जब मिलने शुरू हो जाएंगे ना तो उसके बाद आप एलोपैथिक की तरफ जाएंगे भी नहीं। तो मेरा ऐसा ही आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब से आयुर्वेद में गई हूँ तो आज तक एक मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। 4.5 साल का अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया कि सर्वाइकल, माइग्रेन, डिप्रेशन, अल्सर
बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से हुई, तो एक लंबा टाइम मुझे देना जरूरी था अपने फिजिकली फिटनेस के लिए। तो आज शायद मुझे देखकर आप लोगों को पता चले या ना चले या कैसा भी आप फील करें, बट ये मेरा एक योग यात्रा का अनुभव था, जिसे मैं हमेशा सबके सामने जरूर साझा करने की कोशिश करती हूँ, ताकि लोग आयुर्वेद को एक जननी समझे और उसी की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं, क्योंकि इससे आप जो है इंटरनली और आउटरली दोनों तरीकों से बेनिफिट पाते हैं। तो बस इतना ही आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। बाकी आप लोगों के अपने डिसीजन हैं कि आप लोग इस चीज को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। जी जी, नहीं बहुत सुंदर। और आपका जो अनुभव है वो आपके साथ मैच कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और निर्णय की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब खुद झटका इंसान को लगता है तो उसके बाद का जो अनुभव आता है वो नेचुरल अनुभव होता है। तो वो नेचुरल अनुभव आपका आज दिख रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि योग आयुर्वेद ने आपको जो है आज एकदम फिट कर दिया है। और आज आपकी मुहिम लोगों समाज के लिए भी शुरू हो गई है कि हम समाज को भी फिट करेंगे हर तरीके से। मतलब जो भी आपका भरसक प्रयास है, उसी कड़ी में आज आप समाज के सामने हमारे इस वेबिनार चैनल के माध्यम से आज जुड़े। और आशा की जाती है कि कई लोगों ने इसे देखा भी है, और हम इसको YouTube चैनल के माध्यम से भी शेयर करते हैं मैक्सिमम। और वो वीडियो हम आप तक भी पहुंचाएंगे, आप भी उसको मैक्सिमम शेयर करके उसको पहुंचा सकते हैं। और साथ ही आज के इस आयोजन का आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कहीं ना कहीं मतलब एक विशेष समय था जो आज आपका एक योग का और संयोग का था, जिसके साथ आप आज जुड़े, अनुपम जी माध्यम बने। और आपके आने से आज देखिए हमारे बीच हमारे दिल्ली राज्य के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भगवान दास जी, जो स्वयं में प्राकृतिक चिकित्सक हैं और बहुत सारा इनका भी अनुभव है, क्योंकि आपको उनके भी फिजिकल बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि वो वाकई में वास्तविक योगी हैं। और बाबा रामदेव का भी इनका संयोग बहुत रहता है, बहुत रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सब टीम जुड़ी है योग से, तो योगी सब आपस में मिल जाते हैं आने वाले समय पर। तो वही आज संगम हुआ। और श्री गंगानगर राजस्थान से एक हमारे स्कूल योग पीठ की शाखा ऑपरेट कर रहे हैं विनोद कुमार रेवरिया हैं, एक फिजिकल टीचर हैं। अब शायद आप नहीं ऐसे जानते होंगे, क्योंकि हर जिला बड़ा होता है, हर जिले में बहुत सारे लोग होते हैं। तो मुझे ये भी खुशी हुई कि चलिए हमारी संस्था का ऑफिस वहाँ है और आप आज वहीं से आए हमारे बीच, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और धन्यवाद करता हुआ मैं कहता हूँ कि डॉक्टर भगवान दास जी भी आए और आपको जो है धन्यवाद करें और शांति पाठ कराते हुए आज के कार्यक्रम को विराम दें। डॉक्टर भगवान दास जी। बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक परिवार के साथ दूसरा परिवार भी पूजा नागवाल जी के द्वारा जुड़ा है, पतंजलि से भी और वैसे भी गंगानगर से हम लोग काफी नजदीकी से जुड़े हैं। और बड़ा हर्ष का विषय है और अच्छा एक्सपीरियंस है। दुखद जीवन से निकले हैं और बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके बड़ा ही सुंदर आकृति पाई है। और इस चीज के लिए आपका संयम, आपकी मेहनत और आपका धैर्य, और जिसमें मैं कहूंगा कि आपका समय भी, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर और योग के अंदर हमें तीनों ही चीजें चाहिए होती है, धैर्य, समय और विश्वास। विश्वास है तभी योग के साथ जुड़े हैं। धैर्य रखना पड़ेगा कि धीरे धीरे हम कवर कर जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। और समय जरूर लगेगा, बैक टू पवेलियन हम जरूर विश्व गुरु बनेंगे। और हम यही आशा करते हैं, जिसमें कि
पूरा सहयोग ऋषिकुल योगपीठ का भी होगा और अन्य देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं योग के साथ जुड़ी हैं और हम भी चाहेंगे कि धीरे 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 इस यात्रा के अंदर हम लोग सब लोग साथ होके एक मंजिल पे पहुंचे और इसी सत्र को अब यहाँ विराम करते हुए शांति पाठ करेंगे। आइए, कमर गर्दन सीधी करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेद्धि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, पूरे चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद, नमस्ते। कल इसी समय 7 बजे जो लोग इस सत्र को ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी के साथ कल हम सब आप लोगों का इंतजार करेंगे। इसी के साथ इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम। ओम।